रहती है, इसीलिए हमको वह चमड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मंदिर जी में भी पहनकर नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, आंसर दीजिए कि हम घर से तो नहा धोकर जाते हैं, फिर भी हमको पुनः मंदिर जी के बाहर जो पानी रखा रहता है छना जल, उससे पैर धोने की क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी हम नहा धोकर गए हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। आपने बताया कि जो रास्ते में हम आते हैं धूल मिट्टी लग जाती है और हमारे पैर गंदे हो जाते हैं और हम चप्पल पहन के आते हैं, तो चप्पल के भी हमको पैर धोना है, इसीलिए हमको मंदिर जी में पैर धोकर ही प्रवेश करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आज का आंसर दीजिए कि यदि हम डायरेक्ट अपन मंदिर जी में गए हैं और डायरेक्ट ही आत्मा का ध्यान करने लगे और भगवान की स्तुति नहीं की, नमोकार मंत्र नहीं बोला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? भगवान तो वीतरागी हैं, उनको तो किसी भी, उनको तो भला बुरा कुछ लगता नहीं है, तो हम ये अगर थोड़ी रिवर्स मेथड से भगवान के दर्शन करें तो चलेगा क्या? हाँ, आप बताइए संदीप जी। हाँ, ठीक है। हाँ, सही कहा आपने। देखिए, हर चीज की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। जैसे भी हम किसी राष्ट्रपति, किसी बड़े पर्सन से मिलने जाते हैं, पहले उनका अभिवादन करते हैं। लौकिक में भी अपन देखते हैं ना कि हम किसी के भी घर पे, गेस्ट के घर गए, किसी के भी घर गए, तो उनसे बातचीत करते हैं कुछ, फिर अपना जो प्रयोजन रहता है फिर अपन अपनी उसकी बात करते हैं, यानी पहले हम थोड़ा फेमिलियर होते हैं वास्तव में। इसीलिए हम पहले भगवान की जय जयकार करते हैं, फिर भगवान ने जो बताया है हम बाद में उसका चिंतन मनन करते हैं। चलिए, अच्छे आंसर दिए आपने। चलिए नेक्स्ट आंसर और बताइए मुझे। जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमको वहां पे नॉलेज मिलता है, हम मंदिर जी में आते हैं तो वहां पे हमको क्या प्रॉफिट है, यानी मंदिर में आने से क्या लाभ मिलता है, कौन बताएगा? चलिए प्रांजल जी आप बताइए। हाँ, हाँ, ठीक है। आपने बताया कि मंदिर जी में आने से परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे परिणाम शांत होते हैं, हम स्वयं भगवान कैसे मिल सकते हैं? एकमात्र हमको हमारे जो भगवान हैं, फिर उसके बाद भी सीक्वेंस है, फिर भगवान तो फिर शास्त्रों के माध्यम से हमको ये सब बातें पता चलती है, इसलिए हमको डेली मंदिर जी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताइए, आप कहते नेक्स्ट हैं नेक्स्ट कि स्टेप। मंदिर जी, चलिए, चलिए तो बच्चों, देखिए हमने अभी देवदर्शन वाले पार्ट में पढ़ा कि हमको ये चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है ना? अब जैसे मैं आपसे पूछूं, ये डस्टर है, ये चौक है, अब मैं यदि इससे लिखने का काम करूं और इससे मिटाने का काम करूं तो क्या ये पॉसिबल ही है? ट्रू, ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जब हमको सुखी होना है तो हमको भी सुख वास्तव में कहाँ है ये पता करना पड़ेगा। जीव और अजीव दोनों क्या चीजें हैं, उन दोनों के लक्षण जानने पड़ेंगे, तभी हम वास्तव में क्या है फिर उसकी शरण लेके हम सुखी हो सकते हैं। तो हमको सुखी होने का क्या कारण, कैसे हो सकते हैं हम सुखी, ये हमको जीव और अजीव भेद विज्ञान से होगा। तो आइए बच्चों, आज हम जीव और अजीव के बारे में जानेंगे। चलिए, मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, सभी अपनी बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 14 जीव अजीव वाला चैप्टर है। यहाँ पे संवाद शैली में यह चैप्टर दिया हुआ है। हीरालाल और ज्ञानचंद अपने आप में बातें कर रहे हैं, तो मैं जैसा पढ़ रही हूँ आपको भी वैसे ही पढ़ना है। और मैंने, याद है बच्चों, मैंने आपको कहा था पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर स्टेप। कोई हाँ, मेरी अनवीति है 15 पेज में, अतः अजीब है। तो बच्चों, आप लोगों ने पर सुना मैंने कैसे पढ़ा, अब आपको भी आप पढ़ना है। जी, नेहा जी और प्रांजल जी आप खड़े हो जाइए, आपको हीरा लाल का प्ले करना है, और आपको प्रांजल, आपको ज्ञानचंद जी का। और तो बच्चों, अभी भी ये कैसे पढ़े हैं हमको ध्यान से, बैटरी
बुझा रही है। ये कैसे नहीं। पढ़े हमको ध्यान से सुनना है। तो हम्म चलिए, ये हम बच्चे इन्होंने कोई गलती की, चलिए कोई गलती नहीं की इन्होंने। वेरी गुड, हमको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आपको कौन कौन से, अब आप पूरी क्लास को मुझे आंसर्स देना है। मैं किसी से ही पूछ सकती हूँ। चलिए, अब आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं, अब आप वो एक एक करके बताना है। चलिए संदीप जी, हाँ, आपने कितने पॉइंट नोट डाउन किए? 4। अच्छा, प्रांजल जी आपने 5। वेरी गुड। चलिए नेहा जी आपने, हाँ हाँ बताइए। ओनली 2? थोड़ी और ढूंढने की कोशिश कीजिए, मैं तब से फिर से आपसे पूछूंगी। हाँ, स्वयं प्रभा जी आप बताइए, आपने कितने पॉइंट नोट डाउन किए? 5। ठीक है। ओनली 2? 2 पॉइंट्स? नहीं, और ढूंढने की कोशिश कीजिए। चले। अच्छा, आशा जी आपने 4 पॉइंट्स। अच्छा चलिए, स्वयं प्रभा जी आप बताइए, आपने जो 2 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स है? अच्छा, हीरा कीमती अवश्य है परंतु है तो अजीब। अच्छा, चलिए, और कोई पॉइंट्स है उसमें? ढूंढिए, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। हाँ, अच्छा चलिए, ये तो आपने पॉइंट्स बता दिए, कितने ढूंढ लिए है ना। और अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो हीरा कीमती है, अवश्य है परंतु है तो अजीब, इससे आप क्या समझे हो? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। देखिए, हर चीज की, देखिए एक एक पॉइंट को हम समझते भी जाएंगे। आपने क्या समझा है, आपको भी अपनी बात रखाना है। अच्छा चलो प्रांजल जी आप बताइए, हीरा है तो कीमती परंतु अजीब है, इस पॉइंट से आप क्या समझे हो? वो मैं कर दूंगी। जी, जी बिल्कुल सही, सही सही समझा है आपने। और थोड़ा, हाँ जी नेहा जी आप बताइए, इसी पॉइंट से आप क्या समझे हो? चलिए बच्चों, बहुत अच्छी है आपकी, मुझे आपकी थिंकिंग एबिलिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी भविष्य में बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। चलिए, इसमें थोड़ा और कुछ ऐड करते हैं। देखिए, हीरा है तो अजीब, है ना, लेकिन क्या कर, वह कीमती है, यानी वो कीमती तो है लेकिन है तो अजीब, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीरे की और किसकी डिफ्रेंशिएट, किसको अंतर भेद विज्ञान करना है अपन को। किसका चैप्टर का नाम क्या है? जीव और अजीब। तो हीरा जो है वो कीमती है लेकिन बेसिकली वो है क्या? अजीब। और मैं कौन हूं? जीव। लेकिन अब अजीब है हीरा, तो इससे क्या हुआ, जैसे देखिए, हमको जैसे सुखी होना, जैसे मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो मुझे ये बताइए मैं अपनी प्यास कैसे बुझा सकती हूँ? चाय, कॉफी, या कोई कोई और हॉट ड्रिंक्स पी के इनसे मेरी प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं बुझ सकती है। मेरी प्यास किससे बुझेगी? पानी पीने से। उसी प्रकार मेरा, मुझे तो सुखी होना है ना, तो मैं सुखी होना है तो मैं कितने भी हीरे जवाहरात पहन लूं, तो मैं इन सब से सुखी नहीं हो सकती हूँ। हम देखते भी है, जब ट्रेवलिंग करते हैं तो हमको ही कितनी आकुलता होने लगती, अरे मैंने ये सेट पहना है और मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मुझे कोई पकड़ लेगा। यानी जहां अपन को सुख मिलना चाहिए, तो वो हीरे में हमको सुख कहाँ मिल रहा है, वो ज्वेलरी पहनने में हमको सुख कहाँ मिल रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि वो हीरा भले ही बेशकीमती है लेकिन वो हमको सुख देने वाला नहीं है, वो है तो अजीब। तो इस पॉइंट से अपन ने ये समझा, एक एक पॉइंट को हम इसी प्रकार से समझते जाएंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या बताया था आपने प्रांजल जी? हाँ, सेकंड पॉइंट क्या बताया था आपने? आखिर जीव जीव, नहीं, हाँ। जी हाँ जी। हाँ, देखिए सेकंड पॉइंट, हाँ, क्या सेकंड पॉइंट देखा था हमने? आखिर तुम चेतन हो यानी जीव हो, और जीव से अजीब बनना पसंद करोगे?
चलिए ये अच्छा, चलिए आप ये पॉइंट से क्या समझे हैं, आप एक एक करके बताइए। जी नेहा जी, आप बताइए। हाँ, अच्छी कोशिश की है। चलिए स्वयं प्रभा जी, इसी पॉइंट से आप क्या समझे हैं? हाँ, वेरी, वही चीज रिपीट नहीं करना है। देखो, आपको अपनी वर्डिंग्स में, अपनी भाषा में आप उसको क्या फील करते हो ये बताना है। हाँ संदीप जी, आप बताइए, आप इस पॉइंट से क्या समझे हैं? हाँ, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आप अपने वर्डिंग्स में भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं अपन को बुकिश लैंग्वेज में ही बोलना है। देखिए वो चीज तो उन्होंने लिख दी है, उससे हम क्या समझे हैं वो हमको ज्यादा है। और जो चीज आप अपने दिमाग से, अपने मन से समझ के बोलोगे, वो ही आपको अच्छे से इसका मतलब समझा है कि आप लोग उस चीज को समझे हैं। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्या बताया आपने कि देखिए सबका अपना अपना पर्टिकुलर अपना नेचर रहता है। जैसे आंख का काम क्या होता है? देखना। और नाक का काम होता है सूंघना। क्या नाक आंख का काम कर सकती है? आंख नाक का काम कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार जो क्रम कर्म प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, उसको पर्टिकुलर उसका ही कर्ता धर्ता वो खुद ही है। जैसे जीव है, जैसे अपन देखते हैं कोई बॉयज हॉस्टल होता है, स्कूल होता है। अब उन संडे को ड्रामा पढ़ाना है प्ले ना। करना है, जी। तो ड्रामा प्ले रात को करने में 1 कोई बजे। बॉय गर्ल का रोल प्ले कर रहा है, तो क्या वो गर्ल बन गया क्या? क्या इवन समझने में? जब ये मुझे कहेगा। एक्ट भी कर रहा है, तब भी उसके अंदर ये फीलिंग है, मैं तो बॉय हूँ, गर्ल नहीं हूँ। भले ही वो बोलेंगे मैं आती हूँ ना जी, वो भले ही ऐसे वर्डिंग्स बोलेगा, लेकिन अंदर उसके अंदर यही फीलिंग है कि मैं जीव हूँ। यानी अपन बेसिकली जो देखते हैं कि जो जिसका स्वभाव रहता है वो वही रहता है। जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं होता, और वो बनना पसंद भी नहीं करते हैं। ये हमने समझा। वेरी गुड। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या समझा था आपने प्रांजल जी? आपने पॉइंट नोट डाउन किए थे ना? थर्ड पॉइंट बताइए, कौन सा था? अच्छा, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये बताइए। कौन सा वाला? जो, कौन सा? जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात आई ना, है ना? क्या कह रहे हैं? जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। यानी जो ज्ञाता यानी जो जानता है, और दृष्टा यानी जो देखता है, अब वही जीव है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो पेड़ पौधे हैं, वो तो उनकी तो आईज नहीं होती है, वो देखती नहीं है, तो क्या यहाँ पे वो दृष्टा लेना है क्या? या दृष्टा वर्ड का खुलासा कौन कर पाएगा बताइए? हाँ स्वयं प्रभा जी। दृष्टा यानी तो वही होता है ना, जैसे मुझे आप अभी दिख रहे हो, यानी दृष्टा। मैं दृष्टा हो गई आपको देखने वाले, यही मीनिंग हुआ ना दृष्टा का। कौन बताएगा दृष्टा? हाँ जी, वेरी गुड। दृष्टा यानी सामान्य अवलोकन, यानी आप आगे आगे जैसे आएंगे और इस दृष्टा का, और दर्शन भी कहते हैं इसको, आप उसको और अच्छे से समझेंगे। दृष्टा यानी आप इतना समझते हैं, वस्तु का सामान्य अवलोकन। जैसे ये चौक है, ये डस्टर है, और ये चौक है। जैसे आपने डस्टर को देखा और चौक को देखा, यानी डस्टर को हटते से ही जो सामान, और चौक को देखने से पहले वो जो सामान्य यानी प्रतिभास हुआ कि कुछ है, उसको दर्शन कह देंगे। इस चीज, ये सिर्फ जीव में ही पाया जाता है, अन्य और कहीं नहीं होता है, अजीव में नहीं पाया जाता है। यानी जैसे अपन ने हीरे वाली बात देखी थी ना, हीरा है तो कीमती, यानी उसको कीमती वर्ड भी किसने कहा है? जीव ने ही उसको कीमती कहा। यानी जीव ज्ञाता है और दृष्टा है, इसीलिए उसको जीव कहते हैं। अच्छा चलो, कोई जीव के एग्जाम्पल्स बताएगा मुझे? हाँ नेहा जी, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है, उसको हम उसकी बॉडी में पिंच करते हैं, तो मुझे बताइए उसको, उसमें ज्ञाता दृष्टापना है कि नहीं? उसको अपन जैसे, वो तो बॉडी उसकी पैरालाइज्ड हो गई है, वो तो कुछ नहीं अपन को रिएक्ट कर पाएंगे, तो हम कैसे मानेंगे कि वो ज्ञाता और दृष्टा है? हाँ देखिए, ये तो शरीर है, ज्ञान, और ज्ञान तो सर्वत्र रहता है। अपन ऐसे मात्र नहीं कह सकते सिर्फ ब्रेन,
ब्रेन में ही सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान तो सब जगह होता है, भले ही वो सेंसेशन नहीं कर पा रहे हैं उस बॉडी, उस पर्टिकुलर प्लेस पे, भले ही वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान वो रहता ही है। जैसे अपन देखते कोई डेड बॉडी है, उसमें पिंच करो तो उसको कुछ सेंसेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ज्ञाता दृष्टा रूपी जो आत्मा है, वो जीव है, उस डेड बॉडी में नहीं है, और वो उससे निकल गई है। इससे ये प्रूफ होता है कि जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, ना कि डेड बॉडी का। चलिए, और कोई, और कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, कौन बताएगा मुझे? जी प्रांजल जी बताइए, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा अच्छा लगा आपको? नेक्स्ट, कि जो जानता देखता नहीं है वह अजीव है ना। अपन को दो चीज, अपने चैप्टर का नाम है जीव और अजीव, यानी अपन ने अजीव यानी जो जीव नहीं है, यानी नहीं, यानी जीव का स्वरूप हमने क्या देखा था? जो जानता देखता है, जो ज्ञाता दृष्टा है, वह जीव है। जैसे मैंने इसको जाना, डस्टर, तो मुझ में ज्ञान है, तो मैंने जाना, तो अतः मैं जीव हुई। और इस चौक से पूछे अपन कि ये क्या है, तो क्या ये आंसर कर पाएगी? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है। इसीलिए जिसमें जो ज्ञान नहीं है वह क्या है? अजीव है। अच्छा चलिए, मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे आप लोग अजीव के? चलिए नेक्स्ट आप। स्टेप ले लो। हम्म, चलिए, तो ये आज हमने ये चैप्टर समझा। चलिए बच्चों, अब आप अपन ने इतने डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना, आपने भी काफी इंटरेक्ट होके इनके आंसर्स दिए। चलिए, आप ही मुझे जो कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए। तो आप ही मुझे बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपने लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेप। चलिए, चलो बहुत अच्छे, आप लोगों ने क्वेश्चंस भी बताए और आंसर्स भी लिखे। चलिए, आप अपनी कॉपी बंद कर लीजिए। आप लोगों ने इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कितना समझा है, अपन कुछ क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से मैं आपसे पूछूंगी। चलिए बताइए, जो जानता है वह जीव है, ठीक है? जो जानता है वह जीव है या नहीं? जी स्वयं प्रभा जी आप बताइए। है। चलिए, जो जानता है वो जीव है या अजीव? जी वेरी गुड। जो जानता है वह क्या है? वेरी गुड। और जीव क्या? जीव किसे कहते हैं? जो जानता है उसे जीव कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्ञान नहीं है वह अजीव है। जिसमें ज्ञान नहीं है वो जीव है या अजीव? नेक्स्ट। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे आंसर्स दिए। चलिए, अब अपन कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, आप आंसर्स देंगे उनके। चलिए, अब रोबोट है। रोबोट में भी अपन ऐसा आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा फीड कर देते हैं, और वो काफी क्वेश्चन के आंसर्स देता है, और उसमें भी काफी मेमोरी होती है। तो मुझे वो बताइए, रोबोट जीव है या अजीव है? और अगर जीव है तो क्यों, अजीव है तो क्यों? नेक्स्ट। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी बादाम खाने से हमारा ज्ञान विकसित होता है। तो मीन्स जहाँ पे जो चीज होती है वही तो हमको मिलता है, इसका मतलब बादाम, बादाम में भी ज्ञान हुआ है ना, तभी तो हमारा ज्ञान और बढ़ रहा है ना, है ना? ये क्वेश्चन है। चलिए, और बताइए कि आ, हम में तो ज्ञान है, फिर भी गुरुजी हमारी समय समय पे एग्जाम्स क्यों लेते रहते हैं, है ना? कहते हैं ना। अच्छा, तो हमें जब ज्ञान है, ये सिद्ध कर दिया, तो हमारी एग्जाम्स लेने का क्या औचित्य है? ठीक है। हाँ देखिए, एग्जाम इसलिए लेते हैं कि अपना ज्ञान कितना कम ज्यादा है। अब ये डस्टर की एग्जाम थोड़ी लेंगे, जिसमें ज्ञान है उसी की तो एग्जाम लेंगे ना। हाँ ठीक है, बताइए। जैसे शरीर जानता नहीं है, ठीक है, अपन ने देख लिया वो डेड बॉडी से। अब
डेड बॉडी को हमने देख लिया, फिर भी लेकिन जब हमको फीवर आता है, बुखार होता है, तो वो फीलिंग, वो दर्द, वो पेन हमको ही होता है। तो ये शरीर को होना चाहिए कि हमको वो जो दर्द है वो शरीर को महसूस होता है कि जीव को महसूस होता है। तो इस प्रकार वो आंसर्स थे, है ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो इस आज हमने ये समझा कि जो जानता देखता है नेक्स्ट। जीव है। तो आज फिर हमने जीव क्या, हीरा क्या है ये जाना। जो जानता देखता है वह जीव है, जो जानता देखता नहीं है वह अजीब है। फिर हमने अजीब के एग्जाम्पल्स देखे, टेबल, चेयर, ये, और हम जीव है, ये सब हमने आज बातें जानी। तो बच्चों, आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से आंसर्स दिए हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ये सब चीज रेडी करके आएंगे, और भी जो आपको समझ में आते हैं, आपको एक होमवर्क करना है, आपको लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनानी है, तो एक लिस्ट में बनानी है कि जीव के एग्जाम्पल लिखने हैं, और दूसरी लिस्ट में अजीब के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और दोनों की क्या क्या क्वालिटीज हैं। अब आपको खुद को डिफ्रेंशिएट महसूस करनी है, अच्छा जीव में ये चेंज होते हैं, जीव में ये चेंज होते हैं। इस प्रकार के आपको अपने आसपास की जो भी चीजें दिखती हैं, तो उनमें से जीव और अजीव के अंतर, उनके लक्षण, ये सब चीजें लिखकर लाना है। और नेक्स्ट जो पोर्शन चैप्टर का हम पढ़ेंगे उसको पढ़कर आना है, और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालना है। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं क्लास में। जय जिनेन्द्र। क्या क्या छूट गया? कुछ छूटा क्या? आप पूछ रहे हो तो छूटा ही होगा। नहीं, मेरे को पता नहीं है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे तो, मैं मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है, अब पता नहीं। समापन किया था क्या? समापन किया था ना, कि जो जो हमने सारांश कथन की हमने समापन किया था ना, कि मेरा हमने क्या आज है? जो चैप्टर्स जो पढ़ा है उसके पूरे क्वेश्चंस। समापन मूल्यांकन का। और कोई जल्दी, कोई और बताएगा? उन्हें करके बता दो समापन मूल्यांकन। समापन मूल्यांकन नहीं किया, जिसमें प्रश्न पूछे जाने थे तीसरे सोपान से, वो छूट गया है। हाँ राइट, मैंने लिखे में भूल गई। हीरा क्या है, जो जानता है देखता है, जिसमें ज्ञान है, वो क्या है। राइट, एग्री। और कोई गलतियां बताएगा? बाकी तो बहुत अच्छा पढ़ाया है भाभी ने। आपने थोड़ी सुना, शांति जी सुन लिया था क्या पूरा? हाँ, सुन लिया था, करीब पर करीब। आपके कमेंट? थोड़ी आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है। वैसे पॉइंट वाइज बराबर लेने का प्रयास किया है। आदर्श वाचन में अभी और भी अध्यापक सभी ये संवाद शैली में है, इनके बीच में संवाद है, ये अपने को बोलने की आवश्यकता नहीं। आदर्श वाचन के समय वह स्वयं ही इस तरीके से पाठ करना है, पढ़ना है, इसमें वो संवाद शैली में है, ये अपने आप ख्याल में आए। आपने अनुकरण वाचन के समय पात्रों का जो चयन किया, इसमें जब लड़के थे तो लड़कों का ही लेना चाहिए। हाँ, कदाचित कक्षा में न हो तो फिर आप काम चला सकते हैं। विषय की दृष्टि से थोड़ा सा दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो दृष्टांत कुछ कठिन भी हुए। एक दृष्टांत आपने दिया कि आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। अभी आपने दृष्टांत के रूप में यहाँ ले लिया, फिर अब आगे आपको समझाना पड़ेगा। आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, फिर अपनी बात अपने ही बात से उल्टी पड़ जाएगी।
ये ज्ञाता दृष्टा कहा है, यहाँ दृष्टा शब्द को सामान्य रूप से लेखना, जानते देखते हैं। अभी वो दृष्टा वाली बात इतने डिटेल में कठिन में जाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, आपने एक बार प्रश्न के रूप में और एक बार स्पष्टीकरण करते समय किसी को पैरालिसिस हुआ हो और उसे सुई चुभाए तो ज्ञान नहीं होता, अब जीव है कि नहीं है। आप वहां क्या स्पष्ट करना चाहती थी, आप बता दें। वो जीव ही है, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस जगह पे, लेकिन वो जीव है, चेतना है उसमें, यानी वो वास्तव में वहां से उस समय समझ लीजिए आत्म प्रदेश इधर आए हैं, इस तरह से कुछ हम कह सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर आपको चुभा के पूछ रहा है या दर्द हो रहा है क्या, या दर्द हो रहा है क्या, तो दर्द नहीं हो रहा है ये तो ज्ञान आपको हो रहा है ना उसके साथ में। हाँ, इसलिए वो ज्ञान तो आपको उस समय भी हो रहा है। बुखार में दर्द किसे होता है? बुखार में दर्द किसे होता है? आपसे आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या खुलासा करेंगे? बुखार में यानी होता तो शरीर को है, आत्मा ज्ञान करती है, जानती है किसका ज्ञान करती है? बुखार का, कि यानी अच्छा, दर्द शरीर को होगा, माने दर्द शरीर में हो रहा है, माने शरीर को भी महसूस हो रहा है ना दर्द हो रहा है। यानी शरीर में उसका प्रेजेंस है, आत्मा ये बता रही है कि उसमें। अब शरीर में जो अवस्था हो रही है उसका ज्ञान जीव को ही होता है, वो दर्द की। इसलिए सुख दुख का वेदन, आगे अपन जो परिभाषा और जोड़ रहे और क्या पहचान है, सुख दुख का वेदन करता है। दुख का वेदन करना भी वो जानने के रूप में है, इसलिए वो उस समय भी दर्द की पीड़ा जीव को ही हो रही है। बाकी ठीक लिया, वो समापन मूल्यांकन छूटा था वो बता ही दिया है। अपन जब बिंदु लेते चलते हैं उसमें वो हीरा कीमती अवश्य है, वो उसमें विश्लेषण में बहुत डिटेल में चले गए, जीव अजीव, और थोड़ा कठिन भी हुआ। उसकी बजाय परिभाषा और उसको लेकर के फिर हीरा अजीव है उसको समझाते, पहले जीव अजीव की पहचान कराने के बाद में आगे उदाहरण के रूप में लिया भी ना, कि हम तुम सब जीव है और सोना चांदी हीरा टेबल कुर्सी ये सब अजीब है। तो ऐसे तो वहां क्रम अपने आप से को ही फिर उसको कहते, अब क्रम हीरालाल बताओ तुम्हारा नाम हीरालाल अच्छा है कि ज्ञानचंद अच्छा है, वो उसके बाद फिर से रिपीट करते तो अच्छा रहता। बाकी ठीक किया, आगे नेक्स्ट। मैं कामाचार्य जी साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ, लगभग सभी बिंदुओं पर आपने अच्छा मतलब प्रयास किया है और आत्मविश्वास भी था। अभी तो थोड़ा बहुत तो भूमिका अनुसार कमियां होती है, उसमें कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन अच्छा प्रयास और इसी तरह से सबको करना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। बहुत बढ़िया है एकदम। सिस्टम जो है आपने पूरा एकदम हाँ, परफेक्टली अडॉप्ट कर लिया। ये बात मूल्यांकन, संवाद, हाँ स्पष्टीकरण, सभी वो मतलब सारी ने चीजों का भाव आपको सही तरह से ख्याल आ गया। मूल्यांकन क्यों करना है, कैसे करना है, कितने ज्यादा आगे पीछे करना है, सब प्रश्न पूछने हैं। और ज्यादा मैच्योरिटी थोड़ी समय से आ जाएगी, अच्छा है। इसलिए सिस्टम वाइज जो है बहुत अच्छा था। समापन छूट गया, लेकिन वो मतलब कोई एक बात एक ओकेशनल मिस्टेक है, वो कॉन्सेप्ट वाली मिस्टेक नहीं मान रहे हैं हम उसको अभी फिलहाल, है ना। तो वैसे बहुत अच्छा है, विषय वस्तु के हिसाब से ज्यादा परिमार्जन की और वो आवश्यकता वो शांति जी ने भी बताया आपको। उसमें ये विषय ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पष्टता कई तरह से हो सकती है, तो विषय वस्तु के हिसाब से और तैयारी अच्छी होगी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी तो ज्यादा मतलब प्रभावशाली बन जाएगा यही जो पढ़ाना है, क्योंकि विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। लेकिन जिन लोगों का सिस्टम पूरा नहीं आ पा रहा है तो हम वहीं अटक जाते हैं, तो फिर विषय वस्तु की बात ही ज्यादा करने में हो नहीं पाती है। तो सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छा है, आप इसे चालू रखिए और आगे जो प्रैक्टिकल कक्षा है उसमें आप इसको कंटिन्यू रखिए। और विषय वस्तु को थोड़ा सा और ज्यादा परिमार्जित कर लीजिए, आपके पास में प्रवीण जी हैं तो आप उनकी सेवाओं का लाभ ले सकती हैं, तो आप लीजिए और ज्यादा अच्छा करिए। बहुत अच्छा नेक्स्ट पढ़ा। अगले ले लो। अगला। और चलिए, और अभी प्रांजल ने तो वीडियो बंद कर लिया था, आपने इतनी बार पूछा प्रांजल से, उसको डर लगने लग गया कि और पूछेंगे। चलिए
अभी प्रेक्षा जी ने अच्छा पढ़ाया। अब आगामी क्रम में विदुषी नेहा जी, कोटा कहना है कि इंदौर कहना है? कोटा लिखा इसमें। चलिए, भाभी ने भी बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखित में सब चीजें उन्होंने तैयार करके बहुत आत्मविश्वास के साथ हमारे बीच में शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ उनसे, कृपया वे प्रारंभ करें अपना पाठ। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं बालबोध पाठमाला भाग 2 से पाठ 3 कसाय ले रही हूँ। उसमें अनबीती है मेरी सुबोध से स्वभाव विभाव और 4 कषाय। शुरू करती हूँ। बोधकार प्रकरण स्वभाव विभाव। पहली अनबीती बता दी। पूर्व पाठ मूल्यांकन। बच्चों जय जिनेन्द्र। आप सभी तैयार हैं? कल हमने पाप पाठ पढ़ा था दूसरा, और सबने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने देखा था। और मैंने आपको कुछ प्रश्न याद करने के लिए दिए थे, आप लोग याद करके आए होंगे। और चलो मैं अब एक एक करके सबसे प्रश्न पूछती हूँ। पाप किसे कहते हैं? यहाँ आप बताओगी, पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। बहुत बढ़िया। हिंसा की परिभाषा? किसी जीव को मारना, सताना, इसको दुख देना, वही हिंसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मिथ्यात्व छूटता कैसा है? ये अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। अपन ने कैसे छूटता है? आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। ठीक है। कुशील किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। अब अपन ने ये भी देखा था, हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अच्छा, ये बताइए द्रव्य हिंसा क्या है? बहुत बढ़िया। अब भाव हिंसा के बारे में बताएंगे। चलिए, आप बताएंगी भाव हिंसा क्या है? ठीक है, राग द्वेष मोह, ये सब भाव हिंसा है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने सब बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं। अब हम पाप वाला पाठ आपने पढ़ा था। अब उसमें पाप वाले पाठ में हमने कषाय का नाम सुना था। सबने सुना था या नहीं? हाँ, चलिए आप बताएंगी, कषाय का नाम सुना था? सबने सुना था। बहुत बढ़िया। अब कषाय सबसे बुरी चीज होती है। पाप भी बुरी चीज होती है और कषाय भी बुरी चीज होती है। ठीक है, कषाय का नाम सबने सुना है और कषाय बहुत बुरी चीज होती है, पाप भी बहुत बुरा होता है। हम इन कषायों के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि कषाय कितनी होती है और कषाय कितनी बुरी चीज होती है। वैसे तो आप सभी पाठ पढ़कर आए होंगे, फिर भी यदि कोई पाठ पढ़कर नहीं आया हो तो मैं यहाँ पर पाठ पढ़ूंगी और आप सभी मुख्य बिंदु नोट कर लेंगे। सभी अपनी बालबोध पाठमाला भाग 2 में पृष्ठ क्रमांक 11 निकाल लेंगे और सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। और मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैं यहाँ पर कहाँ पढ़ रही हूँ। सब ध्यान से सुनेंगे। सभी ने ध्यान से सुना है और मैंने कहा था आपसे मुख्य बिंदु नोट कर लेंगे, तो सबने मुख्य बिंदु नोट किए या नहीं किए? अब फिर से आपको अंतिम मौका है ये मुख्य बिंदु नोट करने का। अब एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको और आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। चलो, सुबोध आप खड़े हो जाओ और प्रबोध आप खड़े हो जाओ। आप सुबोध का पाठ करेंगे, आप प्रबोध का पाठ करेंगे। सभी ध्यान से सुनते रहिए। अभी हमने देखा कि कषाय के बारे में हमने जाना।
स्वभाव और इसमें आया स्वभाव और विभाव। ध्यान कहाँ है आपका? इहा ध्यान से सुनिए। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है, और इसके विपरीत भाव को ही विभाव कहते हैं। आत्मा के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव तो आनंद है, लेकिन मिथ्या, राग, द्वेष ये भी आत्मा के विपरीत भाव विभाव हैं। हम देखेंगे ये राग द्वेष होते हैं, ये दिन रात हम कसाय करते हैं। ये कषाय में राग द्वेष, ये कषाय का ही दूसरा नाम है। जिस प्रकार हम एक कविता के माध्यम से सुनेंगे। क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है। क्रोध शांति का दुश्मन है, घर में रखता अनमन है। क्रोध क्षमा से पिटता है, क्रोध ज्ञान से पिटता है। क्रोध आए तो चुप रहो, निज आत्म में गुप्त रहो। बच्चों, आपने सुना मैंने क्या बोला? क्रोध बहुत बड़ा शैतान है और ये अपने सारे ज्ञान को खा जाता है, और ये शांति का दुश्मन है। दुश्मन समझते हो? सब लोग दुश्मन समझते हैं ना, भारत और पाकिस्तान, ये आपस में दुश्मन है, ठीक है। और ये जग से रहता अनमन है, हमेशा जग से अनमन रहता है। और क्रोध क्षमा से पिटता है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, और जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है, मतलब हमें क्षमा कर देता है, तो वो क्रोध चला जाता है, उसका क्रोध चला गया। हमने क्षमा मांगी उससे और उसका क्रोध चला गया। और क्रोध ज्ञान से पिटता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें सही ज्ञान हो जाएगा तो हम क्रोध करेंगे ही नहीं, तो वो क्रोध ज्ञान से भी पिटता है। इसलिए हमें क्षमा भी करना चाहिए, और हमें इतना अपने स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए कि ये क्रोध करना हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध आए तो चुप रहो और निज आत्म में गुप्त रहो। जब भी हमें क्रोध आए तो हमें क्रोध में चुप रहना है, और निज आत्म में गुप्त रहना है। हमें क्रोध करना नहीं है। इस कमरे में जाओ। सब बच्चों ने सुना, हमने क्रोध के बारे में पढ़ा। सब बच्चों ने बिंदु नोट किए होंगे। प्रेक्षा, आपने नोट किए? कौन कौन से नोट किए? आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। स्वयं प्रभा, आपने कौन सा नोट किया? राग द्वेष क्या चीज है? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं वो राग है। वेरी गुड। आपने कौन सा नोट किया? जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं वो द्वेष है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी और ने भी कोई पॉइंट नोट किए हैं क्या? कषाय कितनी होती है? 4। किस किस ने लिखी है? कषाय 4 होती है। किस किस ने लिखी है? वेरी गुड। हाँ, आप बताओ, आपने कौन सा पॉइंट नोट किया? नहीं लिखा? आपका ध्यान नहीं था क्लास में? चलो आप बताइए। मिस्टी, आप बताइए। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय होती हैं। देखो, उसने नोट किया था। सभी का ध्यान क्लास में होना चाहिए। मिस्टी ने नोट किया है, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय होती हैं। सब बच्चे बताइए कितनी कषाय होती हैं? 4 कषाय होती हैं। वेरी गुड। अब हम समझेंगे कि स्वभाव और विभाव क्या होता है। तो जैसे आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है, और आत्मा का विभाव क्या है? क्रोध करना। ऐसे ही ये पानी है। पानी का स्वभाव क्या है? पानी सब समझते हैं ना, उसको जल भी कहते हैं। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता, मतलब हमेशा शीतल रहता है। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं
तो वो उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें भाप दिखती है ना सबको। किस किस को दिखती है? देखा है सबने गर्म पानी? सबने देखा होगा। तो जो ये भाप दिखती है गर्म पानी, वो गर्म हो जाता है और कुछ समय के लिए होता है। हमेशा तो पानी शीतल ही रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए गर्म करते हैं तब गर्म होता है, तो वो विभाव है। जैसे पानी शीतल रहता है वो उसका स्वभाव है, और जब वो गर्म उष्णता उसका विभाव है। हमें ऐसे ही आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा का स्वभाव है जानना देखना। आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है। किस किस को गुस्सा आती है? सबको आती है। नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो जानना और देखना है। ठीक है। अब अग्नि, अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव है गर्म होना। एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उसमें आग लग गई, तो जैसे हम उस आग को कैसे पता है सबको गर्म है कि नहीं है आग? क्योंकि जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है और गैस गर्म होती है, कभी हमने पतीली छू के देखी है? या तवा जिस पे रोटी बनती है उसको छूते वो गर्म होती है। ऐसे ही हम उसको भी जानेंगे। उस पहाड़ पर जब आग लग रही है तो हमें वहां नहीं जाना है, क्योंकि वो भी गर्म है। क्योंकि हमारे घर में भी जो आग जलती है, कभी खाना बनता है तो वो गर्म वस्तुएं होती हैं, वैसे ही हम उसको भी समझेंगे। सभी पुस्तक निकाल लें। अब मैं कुछ प्रश्नोत्तर बोल रही हूँ, उन्हें आप लिख लीजिए और मैं देखूंगी कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। पहला प्रश्न है स्वभाव क्या है? दूसरा है आत्मा का विभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है पहले प्रश्न का उत्तर, और दूसरे प्रश्न का उत्तर आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? उत्तर राग द्वेष का दूसरा नाम कसाय है। लिख लिए सबने? किस किसने नहीं लिखे? लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा का विभाव क्या है? आत्मा का विभाव स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का विभाव राग द्वेष करना है, और राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? कषाय। अब मैं आप लोगों तैयार रहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको एक एक करके आंसर देना है। चलो यहाँ आप खड़ी हो जाओ। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है या नहीं? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है या क्रोध करना है? आत्मा का स्वभाव क्या है? चर्या, आपने ध्यान से नहीं सुना था। चलिए आप बताइए, आत्मा का स्वभाव क्या है? बहुत बढ़िया। स्वभाव किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं? सही है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। सब तैयार हैं? ये मिथ्यात्व, राग द्वेष, विभाव क्यों कहलाते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था ना मिथ्यात्व और राग द्वेष के बारे में भी। तो ये मिथ्यात्व और राग द्वेष विभाव क्यों कहलाते हैं? अब प्रश्न दूसरा, विभाव या स्वभाव में से हमेशा कौन रहता है? मैंने आपको पहले बताया था ना कि स्वभाव ज्यादा देर रहता है या विभाव? किस किस को याद है? हाँ चलिए आप बताइए, विभाव या स्वभाव में से हमेशा कौन रहता है, ज्यादा देर तक कौन रहता है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम एक उदाहरण बताती हूँ मैं। जब मैं बचपन में पढ़ती थी तो मैंने अपने सहेली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। कौन कौन करता है? सब करते हैं। अच्छा आप नहीं करती? वेरी गुड, ज्यादा क्रोध नहीं आना चाहिए।
तो मैंने बहुत ज्यादा क्रोध किया था उसके ऊपर, बहुत तेज गुस्सा आया था, तो उसको बहुत दुख हुआ था और मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन सामने वाला भी दुखी हुआ था और मैं भी दुखी हुई थी। तो ये तो विभाव था आत्मा का, और हमें ये करना नहीं चाहिए। और जब हमें गुस्सा आया, मैंने उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा किया, तो सब गलत ही गलत हुआ, मेरे साथ भी गलत हुआ और उसके साथ भी गलत हुआ, उसको भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो आप सब लोग कभी भी जीवन में गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, कौन कौन नहीं करेगा? बहुत बढ़िया। चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने कसाय वाले पार्ट में स्वभाव और विभाव के बारे में जाना, और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब के बारे में जाना। ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ वाली कविता भी हमने पढ़ी। किस किस को याद है क्रोध, मान, माया, लोभ वाली कविता? क्रोध, मान, माया, लोभ, जग में 4 कषाएं, दिन हो या हो रातें, हमको जग में सदा सताएं। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएंगे। आत्मा का स्वभाव क्या है? प्रांजल, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताएंगी, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है या क्रोध करना है? जानना देखना, बहुत बढ़िया। यह आप बताएंगी, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है या नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, अब हमने ये पाठ, कसाय पाठ पढ़ा। अब आपको कुछ मुझे गृह कार्य देना है, जो आप कल पक्का करके लाएंगे, और सारे बच्चों को कंपलसरी है करना। ये पाठ, ये जो हमने कसाय वाला पाठ पढ़ा, इसको फिर से पढ़ना है सबको, ठीक है? और मैंने जो प्रश्न उत्तर लिखाए हैं उनको सबको लिखना है और याद भी करना है। मैं कल सबसे पूछूंगी। और परिभाषा भी बताई थी हमने, वो भी सब रिपीट करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। और हमने जो पाठ पढ़ा है आज कसाई के बारे में, उसका सुंदर सा चार्ट बना के लाएंगे, कल मैं चेक करूंगी, और कलरफुल बना के लाना है सबको, ठीक है? और अगला जो पाठ है हमारा, कसाई के बाद वाला पाठ है सदाचार, उसको भी एक बार पढ़ के आना, फिर मैं उसको और अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? जय जिनेंद्र। बताइए, आपने क्या क्या चीजें छोड़ दी, क्या गलती की, कुछ ख्याल है? जी भाई साहब, स्पष्टीकरण थोड़ा सा कम किया और मूल्यांकन भी थोड़ा सा कम रहा। मूल्यांकन? कौन सा मूल्यांकन? पूर्व पाठ का समापन? विचार विश्लेषण में, विचार विश्लेषण के टाइम वाला। अच्छा, जी। और पूर्व पाठ मूल्यांकन के क्वेश्चन थोड़े से कम रहे। तो कम क्यों है? बना के रख सकते थे ना, आप तो लिख के पहले से तैयारी करके आते हैं ना। जी लाई थी, लेकिन मैंने थोड़े कम कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कौन और कोई गलती बताना चाहेगा? अच्छा, ऊपर क्रम से, नंबर से। भाई साहब, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था। अच्छा है आपने बता दिया, तो अभी नंबर काट लेता हूँ उसके। क्या बोलो प्रांजल? शुरू में देखें तो भाव भाषण परक मूल्यांकन, पूर्व पाठ मूल्यांकन जो था, उसके भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी परक प्रश्न नहीं आ पाए। और इसके बाद अनुकरण वाचन में गलतियां नहीं पूछ पाए, संवाद भी नहीं हो पाया था, और मूल्यांकन जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे
हम्म, विचार विश्लेषण के बाद में किया हो और फिर से वापस विचार विश्लेषण किया हो मूल्यांकन के बाद में, तो बीच में एक प्रकार से मूल्यांकन हुआ विचार विश्लेषण के बाद में। इसके बाद सोपान तो लगभग सभी आए, पर कॉपी निकालने की जगह पुस्तक निकालना, मतलब ऐसे थोड़ी बीच बीच में गलतियां हुई थी, बाकी तो ठीक था। और इसके आगे क्या क्या गलतियां थी इसके अलावा, छोड़ दी? नहीं किसी को पता? गलती मैं बताता हूँ, टिप्पणी फिर शांति जी करेंगे थोड़ा आगे बढ़ने के हिसाब से, कि जो स्पष्टीकरण था उसमें भाववाचन परक स्पष्टीकरण में काफी कमजोरी थी और जीवनोपयोगी किया नहीं। ठीक है। बोधगम्य प्रश्नोत्तर सारे प्रश्नोत्तर नहीं लगाए, ये गलती थी। उधर ऊपर प्रकरण में स्वभाव विभाव लिया केवल, लेकिन एक दिन का पूरा पाठ का प्रकरण लिया जाता है। आपने तो उससे आगे तो इसमें ही पढ़ा दिया पहली अनुमिति में। तो प्रकरण को एक एक दिन मतलब दोनों अनुमितियों में मिला करके जो जितना पाठ पढ़ाया जाना है उसे लेना चाहिए। तो वो मतलब प्रकरण में गलती की थी। और बाकी इनने बता दी, वो रिपीट ठीक है कर रहा हूँ मैं। जो बोधगम्य प्रश्नोत्तर थे वो पूरे नहीं लगवाए, क्लियर नहीं लगवाए। फिर इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में परिभाषा नहीं बोली। पहले पहले परिभाषा बोलते हैं एक बार, फिर हम 4 सोपान लगाते हैं। तो वो सिस्टम है तो वो नहीं किया। दूसरा शुरू करके और फिर आपने मान लिया कि हो गया तो अपने आप ही आगे बढ़ गए। फिर किसी ने शायद बोला नहीं था आगे बढ़ने के लिए, तो अपने आप मानना नहीं, मतलब कोई बोले तो ठीक है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू रखना है। भावासन परक जो वो है स्टेप, उसमें हमें ये नहीं देखना है कि लोगों को याद हुआ है कि नहीं विषय। हमें ये देखना है कि लोगों को समझ में आया है कि नहीं, भाव समझ में आया है कि नहीं। उसका प्रश्न की स्टाइल भी वैसी होनी चाहिए और आपकी भाषा भी वैसी होनी चाहिए कि भी क्या समझ में आया है कि नहीं, जानने के लिए कर रहे हैं। या फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन प्रश्न पूछो तो उससे ही अपने आप ख्याल आ जाएगा कि भावासन परक है कि नहीं है प्रश्न। हमें याद नहीं देखना, याद क्या करेगा भावासन परक में। हमें उसका भाव उसको ख्याल में आया है कि नहीं है, उसे परिभाषा हम किताब में से देखकर भी बताए तो भी तकलीफ नहीं है। लेकिन वो प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही ऐसा होना चाहिए कि जिसमें भावासन के बगैर उत्तर नहीं दे सके कोई व्यक्ति, उस तरह का होना चाहिए। ठीक है। और जीवनोपयोगी तो किए ही नहीं फिर बाद में आपने प्रश्न, जीवनोपयोगी प्रश्न नहीं किए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के। फिर सारांश कथन में हमने क्या क्या पढ़ा बता दिया, वैसे मूल मुद्दे बताए जाते हैं उसे, मतलब सोपान कवर किए आपने, मूल मुद्दे बताने चाहिए कि ये पॉइंट पढ़े हैं। उसके बजाय कि स्वभाव पढ़ा हमने, इसकी बजाय आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, आत्मा का स्वभाव जो होता है उसे स्वभाव कहते हैं। जो भी बोलना है वो चीज अपन पूरी बात है उसे पॉइंट टू पॉइंट तथ्य वाक्य बता रहे हैं, उदाहरणों को अवॉइड कर सकते हैं तो देना चाहिए। समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर में तीसरे सोपान पूछते हैं, फिर दूसरा और पहला बोलने की जरूरत नहीं है आपको। यदि तीसरे का जवाब दे दिया आपने तो फिर दूसरा प्रश्न पूछिए आप। ये बाई लॉ नहीं है कि भाई तीसरे के ही सही जवाब दे दिया तो फिर दूसरा पहला क्यों पूछ रहे हैं हम, वो नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा है तो दूसरा प्रश्न पूछिए, तीसरे का जवाब सभी सही आ गया तो। यदि नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने पाठ ही ढंग से नहीं पढ़ा पाया या स्टूडेंट ने समझ नहीं पाया। तो दूसरा और पहला लगाते हैं हम, वो ऑप्शन है हमारे पास। वो यदि समझ में नहीं आया हो स्टूडेंट्स को तो, यदि तीसरे का जवाब नहीं दे पाए तो दूसरा लगाओगे, दूसरे का जवाब नहीं दे पाए तो पहला लगाओ। ठीक है ना। तो ये है, गृह कार्य में भी जो भावासन पर या जीवनोपयोगी टाइप का गृह कार्य हम दें, बजाय इसके कि याद करके आना, कि याद करके तो आना ही है उसे, पर याद हमने करा भी दिया है। हमारा जोर ज्यादा जो मतलब जो सामान्य गृह कार्य तो बराबर था आपका, लेकिन जो विशेष गृह कार्य है उसमें भावासन पर को जीवनोपयोगी वाली टाइप की चीजें आनी चाहिए, जिससे उनको जाके तैयारी करनी पड़े, रिसर्च करनी पड़े, शोध करें कुछ जाके।
इस तरह की चीजें आनी चाहिए, तो वो ज्यादा मतलब उपयुक्त है। तो वो पॉइंट आपने कवर किया ऐसा माना जाएगा। अनुशासन और ये जो चीजें हैं, ये आपको बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे तो फिर बाद में हमको ये मार्क कम करने ही पड़ेंगे उसके, अदरवाइज हम उसे ऐसे ही चला भी लेंगे मतलब। तो ठीक है। अब बाकी जो सैद्धांतिक रूप से जो बातें बता रहे हैं अभी, और क्या कहाँ कहाँ पे, वो सब शांति जी कवर करेंगे। हाँ, नेहा ने बहुत अच्छा पढ़ाया। अपेक्षा से भी अच्छा पढ़ा है। पूर्व पाठ मूल्यांकन में जो प्रश्न पूछे थे उसमें आपने पूछा हिंसा किसे कहते हैं, और छात्र ने उत्तर दिया किसी जीव को सताना मारना इसको हिंसा कहते हैं, और उसे अपन ने सही समझ लिया तो ये अधूरा हो गया। एक तो अधूरा हो गया, और पाठ में ही हमने कहा है कि सारी दुनिया ऐसे हिंसा समझती है, लेकिन इतनी हिंसा नहीं है। आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होना वो भी हिंसा है, वो बात छूटती है। इसलिए तत्काल ही कहना चाहिए अरे इतनी हिंसा है और होती है, ये क्रॉस क्वेश्चन करके फिर वो या तो ये कहे कि कितने प्रकार की होती है, वो द्रव्यार भाव लेते हुए उसे पूरा कराना चाहिए था। अनुकरण वाचन में आप सुबोध और प्रबोध को ही खड़ा कर दिया। अच्छी बात है कि आपके कक्षा में सुबोध प्रबोध होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नाम शायद गलती से भी आ गए हो, कोई बात नहीं है। दूसरी रोचकता के लिए आपने कविता ले ली, लेकिन वो क्रोध के संदर्भ में ले ली। क्रोध का विषय तो आगे लेना है आपको, और यहीं वो कविता सुना दी, फिर आगे क्या करेंगे? तो क्रोध की कविता को वहीं के लिए रखते तो अच्छा रहता क्रोध के समय में। और कषायों के भी 4 कषाय और ये होती है, वो कषाय की परिभाषा के साथ उसे ले। हाँ, पूरे में वो कषाय की मूल परिभाषा है ही नहीं आपके। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ये वाली मूल बात जो थी कषाय के पाठ की, ये इसमें से छूट गई थी। वस्तुनिष्ठ के प्रश्नोत्तर के समय जब भाव वासन वाला प्रश्न पूछने का प्रयास किया और फिर वहां समझाने लगे आप इससे, ऐसा लगा कि विचार विश्लेषण हो रहा है, वस्तुनिष्ठ हो रहा है। वो हमें, चूंकि यहाँ अभी आप पढ़ाते समय ऐसा लगता है कि सामने उत्तर दिया कि नहीं दिया, वो हमें ही बताना है, इसलिए आप फिर उसे रिपीट करते हैं। एक स्वभाव और विभाव की बात करते समय उसे समझाने के लिए आपने कहा कौन ज्यादा देर तक रहता है। हमें गुस्सा आया, वो ज्यादा देर तक रहता है। पानी गर्म ज्यादा देर तक रहता है, ठंडा ज्यादा देर तक रहता है। तो ठंडा ज्यादा देर तक रहता है, वो ज्यादा देर से नहीं करना चाहिए। स्वभाव तो होता है जो हमेशा रहे, वो तो बाकी समय तो हमेशा ठंडा ही रहता है। तो ज्यादा देर की जगह स्वभाव जो हमेशा रहे वो स्वभाव है, इस रूप में लेते। बाकी बहुत अच्छा प्रयास किया। चले आगे, कमल चंद जी साहब। हाँ, थोड़ा सा मेरा ऐसा निवेदन है कि अपन जो व्याख्या का जो अपना बिंदु है, सोपान है, उसमें जो मूल्यांकन करते हैं वो छात्रों के माध्यम से मुख्य मुख्य बिंदु संवाद के रूप में निकलवाएं, और फिर उन्हीं प्रश्नों को अपन भाववासन परक प्रश्न और जीवनोपयोगी प्रश्नों के रूप में बच्चों को समझावें। अपनी अध्यापक कम से कम बोले और बच्चों से ज्यादा निकलवावे, एक तो ये बात। दूसरी बात, जब अपन वस्तुनिष्ठ के या कोई से भी समापन के प्रश्न पूछते हैं तो एक छात्र ने उत्तर नहीं दिया तो दूसरे छात्र को खड़ा करके कि क्या इसने सही बोला या गलत बोला, ऐसा पूछना चाहिए। और यदि उसने उसका उत्तर सही दे दिया तो अपने को उसी छात्र से रिपीट करवाना कि इसने क्या बोला, तुम्हारे क्या समझ में आया, तो उससे उसको ज्यादा स्थायी याद हो जाएगा। ऐसा थोड़ा बाकी अच्छा प्रयास किया, अपेक्षा से भी अच्छा प्रयास किया। नेहा जी का पहली बार का समय था पहला, फिर भी इतना अच्छा पढ़ाया, और आगे और प्रयास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो भाई साहब ने ये भी कहा था पहले ही कि इसको कक्षा ही समझें, जो बैठे हैं सामने उनसे प्रश्न पूछते हुए उनका जवाब आए, उसके बाद भी उनको भी जोड़ते हुए आप दे सकते हैं सभी लोग। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आत्मविश्वास के साथ नेहा भाभी ने पढ़ाया है। और अभी अग्रिम क्रम में संयम जैन हमसे यहाँ से पढ़ाने वाले हैं, पर वो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो किसी मीटिंग में हैं। और तो इसलिए मैं आगामी क्रम में
जो अखिल जी शास्त्री मंडीदीप हमारे टोडरमल स्मारक में जैन पथ प्रदर्शक और वितरा विज्ञान के कार्यों को देखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को। यहाँ महाविद्यालय में लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा लेते हैं। इस बार से प्रशिक्षण शिविर में हमसे जुड़ने वाले हैं। काफी तैयारी उन्होंने की है और लिखित में तैयारी लेकर के हमारे बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। हाँ, शुरू से तो मैं निवेदन करता हूँ और वे आए। व्यक्ति बहुत शांत है लेकिन कषाय पाठ उन्होंने चुना है और मैं कमल चंद जी से विशेष निवेदन करूंगा कि अखिल की गलतियां विशेष रूप से नोट करें और विस्तार से बतावे अंत में। चलिए। पहली गलती तो अखिल जी की ये है कि इनको अध्यापक के ड्रेस में आना चाहिए। खिलाड़ी के ड्रेस में आए हैं। वो कह रहा है सोपान में नहीं लिखा है। कसाय वाला पार्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ और अन्विति है प्रारंभ से लेकर राग और द्वेष की वो परिभाषाएं वहां तक मैं लूंगा। तो द्वेष कहलाता है यहाँ तक। कहाँ तक? द्वेष कहलाता है। अच्छा, 11 नंबर पेज में। जय जिनेन्द्र बच्चों, सभी लोग बैठ जाइए। कैसे हैं आप? हाँ, आज हम कसाय वाला पार्ट यहाँ से पढ़ेंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे स्वभाव विभाव के बारे में और राग द्वेष के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने जो कल आपसे पाठ पढ़ा था पाप के बारे में, उसमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। तो अच्छा बच्चों बताओ कि पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का बाप क्या है? लोभ। अच्छा बताओ लोभ सबसे बड़ा पाप कौन है? मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा पाप कौन है? मिथ्यात्व। अच्छा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? चलिए नेहा जी आप बताइए, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? नेक्स्ट। चलिए, तो जैसा आप एक व्यक्ति है, जैसे राम है, वो राम बहुत सारा अनाप शनाप पैसा उसने अपने पास इकट्ठा कर रखा है और बहुत सारे कपड़े हैं उसके पास, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी संपत्ति उसके पास है और उसके आधार पे वो क्लास में सबसे ज्यादा अपने को पैसा वाला और सबसे बड़ा समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और सब छोटे हैं। तो बताओ उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, अनाप शनाप चीजें इकट्ठी की हैं, तो वो पुण्यशाली है या पापी है? पुण्यशाली है या पापी है? पुण्यशाली है। अच्छा बताओ क्यों है पुण्यशाली? बोलो अमन, पुण्यशाली क्यों है? चलिए जिन कुमार जी बोलिए, वो पापी है या पुण्यशाली है? वैसे तो गुरुजी कल आपने जो बताया कि दुनिया तो उसको पुण्यशाली समझती है जी, पर वास्तव में कल जो आपने पढ़ाया उसमें परिग्रह को आपने पाप बताया। हाँ, तो अगर बहुत सारा अनाप शनाप पैसा उसके पास है तो वो तो पापी होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उस परिग्रह से अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मेरे पास बहुत सारा परिग्रह, इसलिए वो कैसा है? पापी। और अच्छा, यदि कोई ऐसा हो जिसके पास कुछ ना हो संपत्ति, लेकिन उसको क्रोध होता हो, मान हो, जरा जरा सी बातों में क्रोध करता है, हर व्यक्ति से लोभ, हर चीज की तृष्णा उसको है, तो वो अच्छा बताओ वो कौन सा पाप कर रहा है? वो परिग्रह वाला है या नहीं है? उसको परिग्रह है या नहीं है? है। क्यों है उसको परिग्रह? उसको तृष्णा है। हाँ, क्योंकि उसको तृष्णा है और उसको मिथ्यात्व भी है, क्रोध भी है, कसाय होने से, है ना? ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, जैसे आप अपने क्लास में हैं और आपके साथ आपका एक मित्र है और आपके बगल में आपका एक और मित्र बैठा है। अब आपका जो एक बगल में मित्र बैठा है उसको लग रही है बहुत जोर से प्यास, उसको बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन वो पानी की बोतल लाना भूल गया है। और जो दूसरा मित्र है वो पानी की बोतल तो लाया है, लेकिन वो टॉयलेट करने के लिए बाहर गया हुआ है, तो वो वहां पर नहीं है, लेकिन उसके बैग में पानी की बोतल है। तो अब बच्चा बताओ आप क्या करोगे? बोलो प्रांजल जी, बोलिए आप क्या करोगे? आप बहुत बढ़िया। हाँ, कि आप उसको पानी की बोतल नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि किसी भी व्यक्ति से उसकी आज्ञा के बिना उठा लेना उसका सामान क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम अपने आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। आपने जो भी जवाब दिए वो बहुत अच्छे थे। आप इसी तरीके से बाकी सारे पाठों को भी पढ़ना
चाहिए। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जिन्हें हम अपने पास रखना चाहते हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम दूर भगाना चाहते हैं। बहुत से दोस्त होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और कई लोग होते हैं जो हमें बुरे लगते हैं। कई चीज हमें खाने में अच्छी लगती हैं, कई चीज बुरी लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और जो होता है वो अच्छा है या बुरा है, वो क्या कहलाता है, ये सारी बातों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कसाई वाला पाठ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ से पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। वो जो मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे आप में से किसी से भी पढ़वा सकता हूँ। इसलिए जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा आप लोगों को भी पढ़ना है। और सुनो, जो मैं पढ़ रहा हूँ इस पाठ में बहुत सारे सिद्धांत वाक्य, परिभाषाएं आएंगी, तो आप उन सबको नोट कीजिएगा। मैं इसके बाद आपसे पूछूंगा, है ना? और जो मैं पढ़ रहा हूँ तो आप उसको मिलाइएगा। मैं बीच में से किसी से भी पूछ सकता हूँ नेक्स्ट। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो जैसा मैंने पढ़ा अब वैसा आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं, खड़े हो जाइए जिन कुमार जी और प्रांजल जी। जिन कुमार जी आप शोध वाला पाठ वाक्य पढ़ेंगे, और प्रांजल जी आप प्रबोध का। चलिए, नेक्स्ट। देखो बच्चों, जो ये दोनों पढ़ रहे हैं आपको इनकी गलतियां नोट करनी है, और इनकी गलतियां नोट नेक्स्ट। करके चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों बताओ, इन्होंने जो दोनों ने पढ़ा है उसमें कोई गलती की या नहीं की? नेक्स्ट। नहीं की। बहुत बढ़िया। तो आप सभी को भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें आई, किस किसने नोट की? किसने कितनी नोट की? प्रांजल जी आपने कितनी नोट की? ओ, 5 नोट की। अच्छा, जिन कुमार जी आपने कितनी की? 4। कुणाल आपने कितनी की? अमन जी आपने कितनी की? 2। अच्छा बताओ कौन सी है सबसे पहली? जिन कुमार जी बोलिए। मैंने गुरुजी ये देखा कि आत्मा का स्वभाव जो है वो जानना देखना है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बताइए प्रांजल जी। नहीं, वो काम करके कर लेंगे बच्चा। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अच्छा, तो बताइए, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है तो क्रोध करना आत्मा का क्या है? बोलो। भाव है। क्या है? विभाव है। ऐसा कुछ आया है क्या इसमें? कौन से पॉइंट में आया है बताओ? अभी ये बता रहे गुरुजी। स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। हाँ, कि स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, और क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए क्या है? विभाव। और कौन सा पॉइंट आया है? चलिए नेहा जी बताइए, और कौन सा पॉइंट आया है इसमें? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोला? कि जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। चलिए परीक्षा जी, और क्या पॉइंट आया इसमें बताइए? जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है? द्वेष कहलाता है। बहुत बढ़िया। इस सारे आपने इसमें से पॉइंट निकाले। चलिए देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो आपने बताया था, जिन कुमार जी, जो आपने बताया था, क्या बताया था? कि जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना है, क्रोध करना नहीं है। क्रोध करता तो आत्मा ही है, क्रोध होता तो आत्मा में है, लेकिन जैसे आत्मा जानता है वैसे क्रोध नहीं करता है। जैसे आपको जानते जानते कभी थक जाते हो क्या? कि बहुत जान लिया अब थक गए? नहीं थकते। लेकिन क्रोध करते करते थक जाते हो? थक जाते हैं। जैसे प्रांजल जी, आपकी अमन जी से लड़ाई हो गई, आप दोनों क्लासमेट हो ना, आप दोनों की लड़ाइयां तो होती होंगी, तो आपकी और आपकी लड़ाई हो गई, तो आपको कितनी देर तक गुस्सा आता है? कितनी देर तक गुस्सा करते हो आप? हाँ, कि कितनी देर करते हैं? कि क्लास के बाद जब खाना खाने जाते हैं, लंच होता है, तो फिर हम साथ में खेलने लगते हैं। तो हमारा क्रोध थोड़ी देर के लिए ही चलता है,
है ना, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्रोध करते करते भी थक जाते हैं। आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो 24 घंटे गुस्सा ही गुस्सा करता हो, कभी हंसते ही ना हो? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन हम जानते कब है कि हमेशा जानते रहते हैं, हर समय जानते रहते हैं। तो आत्मा का स्वभाव जैसा जानना देखना है, वैसा क्रोध करना नहीं है, है ना। चलिए और क्या है इसमें आगे, देखो जैसे 24 घंटे हम जान तो सकते हैं क्रोध, लेकिन नहीं कर सकते, है ना, इस क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल में आए, पढ़ने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए तो आप पढ़ते हो, तब तक तो आपकी प्रशंसा करते हैं, तब तक तो आपकी तारीफ करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कोई बच्चा पढ़ना छोड़कर जब आप बाकी काम करने लगते हो, किसी की पेंसिल छुड़ाते हो, बाहर खेलने लगते हो, इधर उधर की बातें करते हो, तो क्या आपको डांट पड़ती है या प्रशंसा मिलती है? डांट पड़ती है। क्यों? क्लास में तो कर रहे हो, लेकिन नहीं, क्लास में पढ़ना जरूरी है। तो वहां पर जब तक स्वभाव रूप काम करता है तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब स्वभाव जैसे काम नहीं करता तो फिर उसको डांट पड़ती है ना। तो आत्मा का स्वभाव जैसे जानना है वैसे क्रोध करना नहीं है। आत्मा क्रोध करता है, लेकिन उसका स्वभाव क्रोध करना है या नहीं है? नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो और क्या पॉइंट है कि जब आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है तो क्रोध क्या है? जैसा प्रांजल जी ने अभी बताया था ना कि क्रोध क्या है, प्रांजल जी क्या बोला था? विभाव है। क्या है? विभाव। विभाव। अच्छा बच्चों, स्वभाव और विभाव इन शब्दों को आप समझते हो, क्या मतलब है इनका? नहीं। हाँ देखो, तो मैं आपको समझाता हूँ। स्वभाव और विभाव मतलब क्या? देखो नेक्स्ट। स्वभाव, चलिए इसके बाद कौन सी परिभाषा बताई थी हमने? दूसरा पॉइंट कि आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये वाली परिभाषा है ना। तो आत्मा के स्वभाव से जो विपरीत भाव है वो क्या कहलाएगा? विभाव। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या लिखा है यहाँ पर कि आत्मा का स्वभाव आनंद है, और विभाव क्या है? मिथ्यात्व, राग, द्वेष। ये आत्मा के क्या है? विभाव। मिथ्यात्व तो हमने पहले कल वाली क्लास में पढ़ा था, जब हम पाप पढ़ रहे थे तो मिथ्यात्व हमने पढ़ा था। अब ये राग द्वेष क्या होता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या होता है राग द्वेष? क्या पॉइंट है? राग किसे कहते हैं? स्वयं प्रभा जी बोलिए, राग किसे कहते हैं? क्या पॉइंट है? कि जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राग। और इसके विपरीत ही जब हम किसी को बुरा जानकर उससे दूर जाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्वेष कहते हैं। जैसे खाने में आपको रसगुल्ले मिले और एक ही रसगुल्ला दिया जाए तो आप क्या बोलते हो कि नहीं मेरे को और चाहिए। आप अपने दोस्त का रसगुल्ला उठा के अपनी थाली में रख लेते हो। क्यों? क्योंकि आप रसगुल्ले से राग करते हो, आप उसको भला जानते हो और चाहते हो कि और सारे मिल जाए। लेकिन यदि करेला हो तो आपको नहीं चाहिए होता है। कुछ कड़वी चीज हो तो आपके हिस्से में जो होती है आप सोचते हो ये मुझे आज ना मिले, या मेरी आधी अपन किसी और को दे देते हैं। तो जो चीज हमें पसंद नहीं होती हम उसे दूर करना चाहते हैं, और जो चीज हमें पसंद होती है वो हम पसंद। हाँ बच्चों, बीच में नहीं बोलते। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हाथ ऊपर करना, और जब मैं बोलूं तब बोलना। बोलो। मैं कह रहा हूँ करेला से दूर भागते हैं वो तो विभाव समझ में आता है। नहीं नहीं, जब रसगुल्ला से आप पसंद ध्यान से करते नहीं समझ रहे हो। क्रोध मैं क्या बोला? रसगुल्ला तो पसंद करते हैं, वो कैसा विभाव हो सकता है? नहीं, वो तो विभाग पास की रख रहे बात हैं ना। नहीं चल रही। हम क्या पढ़ रहे हैं? राग द्वेष। राग यानी किसी चीज को अच्छा जानकर उसे खींचना, उसके अपने पास रखना चाहना। तो रसगुल्ले से हम राग आप करते नहीं हैं। समझ रहे मेरे प्रश्न। परिभाषा पूरी आती है। चलिए तो और नेक्स्ट चीज नेक्स्ट को हम दूर कर। नेक्स्ट। चलिए तो इस प्रकार से हमने एक स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। देखो जैसे एक मुनिराज है, जैसे आपने सुनी भी होगी कि मुनिराज है, और एक मुनिराज जंगल में बैठकर साधना कर रहे हैं। अब जब वो साधना कर रहे हैं तब एक तरफ शेर आया, और उस शेर उन मुनिराज को खाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? खाना चाह रहा है। अब दूसरी तरफ जब ये देख रहा है कि ये शेर मुनिराज को खा रहा है तो एक सुअर है वहां पे। अब वो सुअर उन मुनिराज की रक्षा करना चाह रहा है। तो अब वो सुअर मुनिराज की रक्षा करने के लिए वहां पर गया।
अब बच्चा बताओ, तो जब वो दोनों लड़ रहे हैं, लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, तब शेर किससे राग और किससे द्वेष कर रहा है? किसी से राग द्वेष कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक कर रहा है कि उसको मुनिराज से क्या करना है? खाना है। तो मुनिराज को राग कर रहा है, उनको पास लाना चाह रहा है, झपटना चाह रहा है। और सुअर जो मुनिराज को नहीं खाने दे रहा है, उसको क्या कर रहा है कि उसको मारकर दूर भगाना चाह रहा है। तो ऐसे ही जिसको हम अच्छा जानकर चाहते हैं वो राग, और जिसे दूर भगाना चाहे वो द्वेष। ऐसे ही सुअर क्या कर रहा है कि सुअर मुनिराज से राग कर रहा है तो उनको बचाना चाह रहा है, और शेर से द्वेष कर रहा है तो उनको क्या करना चाह रहा है? मारना चाह रहा है। ये जो राग द्वेष होते हैं ना, ये वास्तव में तो छोड़ने जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमको दुखी करते हैं। इन राग द्वेष के कारण से हम दुखी होते हैं। और कोई व्यक्ति हमें कभी अच्छा लगने लगता है, कभी बुरा लगने लगता है। जैसे मेरा कोई दोस्त हो, वो हमारी कभी कभी बात सुनता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, और किसी काम के लिए उसने मना कर दिया तो हमें वो बुरा लगने लगता है। तो बुरा लगता है तो दुखी कौन होता है? हम ही होते हैं। और जब वो अच्छा लगता है और फिर बाद में हमारे साथ बुरा करता है तो दुखी कौन होता है? तो अभी मैं ही होता हूँ। तो हम राग करें या द्वेष करें तो उससे फर्क सामने वाले को पड़ता है क्या? उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दुखी कौन हो जाता हूँ? मैं ही दुखी हो जाता हूँ। इसलिए ये जो राग द्वेष है, ये दुखी किसको करते हैं? मुझको ही दुखी करते हैं। इसलिए राग द्वेष करने चाहिए नहीं करने चाहिए? कि नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मैं ही दुखी होता हूँ। इसलिए किसी चीज अपन को अच्छी लगे तो अपन उसको बहुत सारा इकट्ठा करते हैं। ये बात कैसी है? गलत है। राग है, इसलिए विभाव है। और कोई चीज बुरी हो तो हम उसे दूर करना चाहते हैं, उसको मारते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, उससे भागते हैं, तो वो भी कैसा है? गलत है। वो भी क्या है? विभाव है। राग भी गलत है और द्वेष भी गलत है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया राग और द्वेष? आया या नहीं आया? हाँ। चलो बच्चों, तो हमने जो पढ़ा है ना, मैं आपको उसमें से कुछ प्रश्नोत्तर लिखाता हूँ। आप अपनी नोटबुक निकालो और वो सारे प्रश्नोत्तर लिखना और उनको याद करना। चलो बच्चों, निकाल ली सबने नोटबुक? किस किसने निकाल ली? हाँ, सभी ने निकाल ली। तैयार हो? चलो लिखो। सबसे पहला प्रश्न क्या है? विभाव किसे कहते हैं, या विभाव क्या होता है? स्वभाव के उत्तर लिखिए। क्या है? स्वभाव के, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। चलिए लिखिए, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? राग द्वेष क्या चीज है? लिखिए, जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। जब हम किसी चीज को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वो राग कहलाता है। नेक्स्ट। चलिए बच्चों, हमने जो प्रश्न लिखे हैं ना, अब मैं वो आपसे पूछूंगा तो आप बताना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। अच्छा चलो बच्चों बताओ, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं कहते? चलिए स्वयं प्रभा जी बताइए। कहते हैं। चलो बच्चों, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या स्वभाव कहते हैं? प्रांजल जी बताइए। विभाव, विभाव कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? बताओ कुणाल। विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। अच्छा, विभाव किसे कहते हैं? बताओ अमन जी, विभाव किसे कहते हैं? स्वभाव के विरुद्ध विभाव। नहीं नहीं, आप सही से जो इसमें लिखा है वो ही बताना है। बोल रहा हूँ। क्या बोलना है? बोलो, फिर से बोलो। आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। चलो जिन कुमार जी बताओ, विभाव किसे कहते हैं? तुमने सही बताया, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अगली परिभाषा, राग किसे कहते हैं? जब हम किसी को भला Next. जानकर
चलिए, जैसे कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी स्कूल जाता है ना, स्कूल जाता है रोज एकदम 6 बजे उठ जाता है, तैयार होता है, पूरा बैग तैयार करता है, तैयार होके टाइम से पहले स्कूल पहुंच जाता है ना, और स्कूल जाते ही क्लास से बाहर क्रिकेट खेलने लगता है, फुटबॉल खेलने लगता है, क्लास के अंदर जाता ही नहीं है। तो अब बच्चों बताओ, वो अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है? वो अच्छा, रोज स्कूल जाता है, एक भी दिन नहीं छोड़ता है और पूरा तैयार करता है, क्या कर रहा है? अच्छा है कर रहा है या बुरा कर रहा है? लेकिन क्लास में नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता। गुरुजी स्पोर्ट्स डे है क्या उस दिन? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स डे नहीं है, मैंने कहा ना वो रोज जाता है। तो किसी स्कूल में रोज स्पोर्ट्स डे होता है क्या? तो फिर विभाव कर रहा है, वो स्वभाव उसका क्यों? पढ़ना है, उसके खिलाफ वो खेलने जा रहा है, मतलब ये विभाव कर रहा है। बहुत बढ़िया कि भैया उसका स्वभाव तो है, लेकिन वो स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? विभाव। तो वो अच्छा सही कर रहा है, गलत कर रहा है? वो वहां पर जो कार्य कर रहा है वो कैसा है? गलत है। अच्छा बच्चों बताओ, एक मुनिराज है ना, और एक मुनिराज पर यशोधर मुनिराज है, और एक मुनिराज पर राजा श्रेणिक आए और राजा श्रेणिक ने उनके गले में सांप डाल दिया। उसके बाद रानी चेलना आई और रानी चेलना ने उनके गले में से सांप निकाल दिया। तो बच्चों बताओ, रानी चेलना और राजा श्रेणिक ने क्या क्या किया? बताओ कुणाल, राजा श्रेणिक ने क्या किया? सांप डाला तो नेक्स्ट। द्वेष किया। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, जैसे आप स्कूल में गए हैं, है ना, और स्कूल में आप गए और आप लंच लेकर गए थे, उस दिन आपकी मम्मी ने खूब अच्छे चीजें बना के रखी थी। अब आप गए तो आपके एक दोस्त ने चुपचाप से आपके लंच में बैग में से लंच निकाल कर कहीं छुपा दिया। अब आप आए और आप ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हो कि मेरा लंच दो, लंच दो। लेकिन इतने में आपका एक दोस्त आया और उस दोस्त ने आके आपको बाद में बता दिया कि इसने इस टेबल के नीचे लंच छुपाया है, और उसने आपको लंच लाकर दे दिया। अब बताओ आप दोनों के साथ कैसा व्यवहार करोगे? उसने बता दिया कि इस वाले व्यक्ति ने ये चुराया था, तो क्या करोगे अमन जी? पिटाई करेंगे। हाँ, पिटाई करोगे। किसकी करोगे? जिसने चुराया। और जिसने बताया उसके साथ? उसको पुरस्कार देंगे। नहीं, गलत बात। तो जिसकी आप पिटाई कर रहे हो क्या करोगे? द्वेष। और हमने क्या पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा है आज? राग करना है या नहीं करना? द्वेष करना है या नहीं करना? तो आपने पिटाई की, वो द्वेष हुआ या नहीं हुआ? वो समझाने के लिए किया था। इसके लिए ठीक है, तो हमें राग और द्वेष नहीं करने चाहिए। तो हमें जिसने अच्छा किया उससे राग भी नहीं करेंगे और जिसने बुरा किया उससे द्वेष भी हम नहीं करेंगे, है ना। चलो ठीक है बच्चों, तो अब हमने देखा, आज हमने ये सारे प्रश्न यहाँ से देखे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार बताता हूँ। हमने पढ़ा कि जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नेक्स्ट। आपका फोटो जा रहा है बेटा, अभी बाद में इस प्रकार हमने देखा। अच्छा चलो बच्चों बताओ, विभाव किसे कहते हैं? बताओ प्रांजल जी, विभाव किसे कहते हैं? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। बहुत बढ़िया, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। चलो, राग किसे कहते हैं अमन जी बताओ? राग जो चीज अच्छी लगे उसमें इष्टपना राग कहलाता है। नहीं। अच्छा बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है या द्वेष कहलाता है? नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अब हमारा ये पाठ हमने जो पढ़ा उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब मैंने आपको जो जो पढ़ाया है वो सारी चीजें आप याद कर कर कल आएंगे, है ना। और हमने जो राग द्वेष पढ़े हैं, आपके जीवन में आपको कब कब राग द्वेष होते हैं, किस किस से होते हैं, वो आप नोट करके लाएंगे। और हम जो इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे ना, वो वाला पाठ भी आप सब लोग पढ़कर आना और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना। सभी लोग एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्या क्या गलतियां छूट गई आप ही बताओ। कुछ तुम बता रहे हो, नहीं तो मैं बताता हूँ मेरी तरफ से
पूर्व पाठ मूल्यांकन जीवनोपयोगी करके बताओ आप। पूर्व पाठ मूल्यांकन में जीवन उपयोगी, जीवनोपयोगी करके बताओ। हाँ, जैसे मैंने उस बच्चे से पूछा था कि करके बताओ आप, जीवन उपयोगी करके, कोई अभी मतलब करके बताओ ऐसा कह रहे हैं, वो प्रश्न ही पूछो सीधा। पूर्व पाठ में, हाँ। अच्छा, पूर्व पाठ मूल्यांकन, हाँ, जैसे पूर्व पाठ मूल्यांकन में एक व्यक्ति है, एक बच्चा था और उसने कभी चोरी की, है ना, उसने एक बार चोरी की और चोरी करने के बाद उससे अपनी गलती के लिए माफी मांग ली और सबने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन आपका एक दोस्त है, वो बच्चा जब भी वो चोरी करने वाला बच्चा क्लास में आता है, वो चोर 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 ऐसा कह के क्लास में चिल्लाता है, और ऐसा कह के जब वो चिल्लाता है तो जिसने कभी चोरी की थी उसका बहुत सारा दिल दुखता है, उसको बहुत सारा दुख होता है, वो रोने लगता है। तो आपका जो दोस्त उसे चोरी कह के चिल्लाता है, उसको आप क्या समझाओगे? मत चिढ़ाओ, कि हमें उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं चिढ़ाना चाहिए? उसका क्या दिल दुख रहा है, उसको इंसान में लेंगे। बहुत बढ़िया, कि उसका दिल दुख रहा है, और तुम जो चिढ़ा रहे हो उससे उसका दिल दुख रहा है, वो हिंसा है, इसलिए हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। स्पष्टीकरण जैसा हो गया प्रश्न ज्यादा, ये प्रश्न की जगह स्पष्टीकरण टाइप का ज्यादा हो गया। और इसमें एक तो पहली बार पढ़ाने के बावजूद जो आत्मविश्वास अच्छा था और सोपान सबको, अच्छा, समापन मूल्यांकन करके दिखाओ एक बार दोबारा से। हाँ, उसमें गलती भी करी है। समापन, हाँ, अच्छा बच्चों बताओ, विभाव किसे कहते हैं? ये कौन सा सोपान लगा रहा हूँ? चौथा लगाना। अच्छा, हाँ, उसमें वो तीसरा लगाना, तो मुझे याद था तीसरा लगाना, मैं उसको ही तीसरा समझ के वो गलती से लगा दिया क्योंकि मैं फिर वापस दूसरे पे तो गया था, वो स्वभाव विभाव। और गृह कार्य में कुछ छूटा है क्या? गृह कार्य में मैंने 3 चीजें बोली कि जो पढ़ा वो याद करना है, और जीवन उपयोगी। नहीं, कुछ छूटा है क्या? बोली तो ठीक, वो तो ठीक है। गृह कार्य, हाँ, कुछ छूटा है क्या? सामान्य निर्देश है गृह कार्य में। जी, अगला पाठ करते हैं। हाँ, ये बोला ना मैंने। नहीं, आज जो पढ़ा वो भी कल पढ़ गया। अच्छा, ऐसा हाँ, ऐसा भी कहना। अच्छा, ऐसा कि आज जो पाठ पढ़ा है वो घर जाके पढ़ना, वो वाला शायद पॉइंट रहेगा। और तो बाकी मैंने 3 गृह कार्य के 2 पार्ट हैं। जी, सामान्य और विशेष। हाँ, तो सामान्य में मैंने उसमें बोला था कि जो विशेष में क्या? विशेष में मैंने तो बोला था कि जीवन में घर जाके कि हम किस किस से राग करते हैं, किस किस से द्वेष करते हैं, किन किन चीजों से होता है, वो आपको अपने जीवन में देखनी है और बताना है कि आपने कब राग द्वेष। तो वो उससे वो बना के क्या लाएगा घर से? मतलब गृह कार्य है तो वो मतलब करेगा क्या उसमें? वो लिख कर लाएगा कि मतलब बाद में बताएगा कि आपसे पूछेंगे कि कब कब क्या क्या किया। हाँ, बोलो। ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत। हाँ, अभी देखो समय नहीं है, अपने पास 10-11 हो गए, एक जने और है करने वाले। वो संयम आ गए क्या लाइन पे? नहीं वैसे वो संयम का कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? हाँ, तो और कोई गलती बताओ फिर, जिसको भी बतानी है मैं तो। बता रहा हूँ वैसा। हम्म एक तो पहली बार पढ़ाया फिर भी काफी कुछ अच्छा किया है। एक तो बोर्डगारी नहीं किया, और उद्देश्य कथन में बाकी तो सबका पालन किया, पर एक मिनट सुनना, रोचकता नहीं रही उद्देश्य कथन में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। और आदर्श वाचन में मुख्य बिंदु की बात तो आ गई, लेकिन ये कहना था कि कल आपको मैंने बताया था कि इसमें से मुख्य बिंदु लेकर आओ, पर आपकी भाषा में उसमें ऐसा लगा कि अभी इसमें से मुख्य बिंदु बहुत सारे हैं, आप नोट करो ऐसा। तो वो उसको कल की बात से कनेक्ट करना था, वो नहीं किया। और व्याख्या में मूल्यांकन तो बहुत अच्छा किया, संवाद नहीं हुआ, कुछ मतलब काउंटर प्रश्न उसमें हो सकता था, वो नहीं हुआ। फिर जब स्पष्टीकरण शुरू किया तब वैसे तो बहुत अच्छा उसको लिया। इसमें लिखा है, मैंने भूल गया, इसमें कुछ पूछा, इसमें नोट किया, मैं खुद ही भूल गया इसमें क्या है। तो उसके बाद पारिभाषिक जो बोधगम्य प्रश्नोत्तर उन्होंने गिनाया है, लिखाया है, उसमें राग द्वेष क्या चीज है ऐसा प्रश्न लिखवा दिया। ऐसा नहीं लिखवाना था, राग किसे कहते हैं या अलग से लिखवाते, और द्वेष किसे कहते हैं या अलग से लिखवाते।
पर उन्होंने दोनों एक साथ करके वो लिखवा दिया। फिर उसके बाद उसमें वस्तुनिष्ठ में जो संबोधन किया कि अभी जो मैंने प्रश्न आपको लिखवाया वो पूछता हूँ, ये संबोधन ये नहीं होना चाहिए वस्तुनिष्ठ में कि आज जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ आपको पूछता हूँ, वो संबोधन उसमें होना चाहिए। और इसमें जो पारिभाषिक जो उन्होंने पूछा वस्तुनिष्ठ में, एक परिभाषा पूछने के बाद कि चलो अब अगली परिभाषा पे जाते हैं, तो ये बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 सोपान पूरे हो गए, उसके बाद अगली परिभाषा बोलते हुए फिर सीधा पहुंच जाना, तो अध्यापक कथन में वो नहीं आएगा। इसमें भावभाषण परक ही हुआ, मेरे ख्याल से जीवन उपयोगी नहीं आया इसमें। दोनों ही जो मुनिराज वाला उदाहरण और एक और उदाहरण जो दे करके आपने पूछा, दोनों में ही भावभाषण ही हुआ, जीवन उपयोगी नहीं आया। और सारांश में जो पेन वाला उदाहरण पूछा वो तो जीवन उपयोगी था ना। पेन वाला तो इसमें पूछा ना, नहीं जीवन उपयोगी ना, कि पेन अगर किसी ने चुराया, टिफिन चुराया तो आप क्या करोगे, तो उसने जीवन उपयोगी क्या करेंगे। अब तुम बना लो उसको जीवन नहीं उपयोगी, वो अलग जैसे बात। मैंने पूछा कि क्या करोगे आप, जीवन उपयोगी ठीक। उसने बताया कि उसको नहीं करना। सारांश कथन में फिर ऐसा बोला कि बच्चों आज हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वो तो आप उनको बताता हूँ, उसका ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा, तो ऐसा। और उसके बाद समापन का जो वो लगाया सोपान, वो तो भाई साहब ने बता दिया, ये कुछ गलतियां रही, बाकी बहुत अच्छा पढ़ा। और बार बार जो संबोधन में अच्छा बच्चों अच्छा बच्चों, अब कोई बुरे बच्चे होंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो वो ये जरूरी है कि बच्चों बोले, इतना ही। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ एक। हाँ साहब। हाँ, ऐसा है कि एक तो अध्यापक को अपने विषय के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी परिभाषा बोले अपने भाग पुस्तक के अनुसार बोले। आपने जैसे राग की परिभाषा पहले बोली, तो आपने ये तो बोला किसी वस्तु को चाहकर उसको अपनी ओर खींचना, उसको राग बताया। जबकि परिभाषा में ये है किसी वस्तु को भली जानकर चाहने के भाव को राग कहते हैं। तो पुस्तक के अनुसार ही अपन परिभाषा बोले और वही बच्चों को याद करावे। और दूसरी बात यह है कि आपका आत्मविश्वास अच्छा था, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। नाटक प्रदर्शन भी कोई ज्यादा ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा लगना चाहिए बच्चों को अपने अध्यापक में गंभीरता होनी चाहिए, तो उस गंभीरता से पढ़ाएंगे तो बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, एक सोपानों का स्टेप वो आपको अंदर में बिल्कुल याद होना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आपका अध्यापन कार्य और ज्यादा उत्तम हो जाएगा। और भी ये जो छोटी मोटी बातें वो आप सुधार सकते हैं, लेकिन ये 2-3 बातें मुख्य मुझे लगी जो मैंने आपको कही है। आप थोड़ा इसका ध्यान एक रखिए। वैसे जीवनोपयोगिता में थोड़ी कमी थी, उसे सुधारने की आवश्यकता। जीवनोपयोगिता आपके में ज्यादा डायरेक्ट नहीं लग रही है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें जीवनोपयोगी आ सकते हैं कि क्रोध करने से क्या नुकसान हो जाता है, मान करने से क्या होता है, कसाय करने से, स्वभाव विभाव में रहने से क्या होता है तकलीफ, राग द्वेष में क्या तकलीफ होती है, जो ही आपका सब्जेक्ट था उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जीवन में काम आने वाले। तो ठीक है, और वो राग वाला पॉइंट क्लियर नहीं था एकदम। तो राग अच्छा है, यदि वो दोस्त हमेशा अच्छा लगता है तो अच्छा है क्या फिर? तो वो वाली बात है। बोधगम्य में प्रश्नोत्तर में सारे प्रश्न नहीं लगाए, क्रम से ऊपर से सारे प्रश्न कवर होने चाहिए ताकि विषय पूरा कवर हो जाए, तो उसे छोड़ नहीं सकते आप मतलब। तो ये 2 मेन खास हैं, बाकी जो जब बताए इनने इसमें बहुत सारे केवल बताने के ही है, मतलब कोई एक एक शब्दों को हम नहीं पकड़ते हैं। बेसिकली इस टीचिंग का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को हम कॉपी करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं हम आपको। आपकी अपनी खुद की मौलिकता रह सकती है, रहनी चाहिए। इसलिए एक एक शब्द के भाई इसमें ये बोल दिया, ये इसकी जगह ये बोलना चाहिए था, उसमें कुछ मुद्दे हैं अच्छे जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो गलती निकालने के लिए निकाली गई हैं, उनको हम मतलब उसकी लिबर्टी हम ले सकते हैं मतलब। तो ये बातें हैं। सैद्धांतिक के बारे में थोड़े से शांति जी आपको बताइए। मैंने नोट किए लेकिन वही बताएंगे तो फिर मैं नहीं। सैद्धांतिक में वैसे लेने का प्रयास किया, सिर्फ मुझे शेर और सूर का जो कहानी सुना करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब शेर को किससे राग किससे द्वेष,
उसमें आप कहते कि मुनिराज से राग है और सूर्य से द्वेष हो रहा है। अब जो मुनिराज से राग कर रहा है वो मुनिराज को मारने जा रहा है। ये थोड़ा सा कल हो जाएगा कि राग है तो मारेगा थोड़ी। अब वो खाने की दृष्टि से आप वहाँ राग घटित कर रहे हो, इन वो बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए जो सीधा राग द्वेष वाला उदाहरण लेते तो ज्यादा ठीक रहता। बाकी ठीक लेने का प्रयास किया। ठीक है, अब आज के सारे हो गए अपने। जी भाई साहब। तो अब आज की सभा यहाँ पे अपन डिस्कस करें। वो संयम आया नहीं, बार बार संपर्क किया उससे, अभी तो मोबाइल भी बंद हो रहा है उसका। 10 तारीख के लिए पर हो नहीं पा रहा है। 10 तारीख को कौन कौन है उनके नाम और पढ़ा दो एक बार प्रातः। हाँ, 10 तारीख वाले नाम मैं बताता हूँ। मोना जी भारिल, वीतराग जी बसवाड़े, संजय जी सेठी, आराध्य जी टड़ैया, स्वस्ति जी सेठी, संदीप जी डडूका, ऋषभ जी दिल्ली। ये है। सभी से बात कर लेना जो वास्तव में जुड़ना चाहते हो। एक सभी से बात हो गई और सभी उस दिन रहने वाले हैं। अच्छा, तो उस दिन वैसा थोड़ा जल्दी कर लेंगे, आज ज्यादा लोग हैं तो। पिछली बार मैंने बोला था कि हम आदर्श जो अभ्यास कक्षा होती है उसका एक सैंपल देना चाहते हैं। जी। तो आप में से जो भी चाहें वो पढ़ा करके हमें बता सकते हैं एक बार। जिसका सबसे अच्छा होगा उसको इसमें अंतिम दिन, समापन के दिन मौका दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी ने तैयार नहीं किया तो आप तैयार कर लें, और यदि देना चाहते हैं तो। और फिर मेरे को वो एक बार पढ़ा के दिखा देंगे पर्सनली, तो फिर बाद में अपन नक्की कर लेंगे किसको देना है एक बार। दूसरी बात है, पाठ योजना देने का टाइम कल लास्ट है। मेरे ख्याल से एक ही पाठ योजना आई है। कितनी आई है अभी? एक भी नहीं आई है। एक मोना भाभी की आ गई, मोना भाभी की पाठ योजना मेरे पास है। अच्छा। मेरे पास संयम भैया की आई है, पर वो पाठ योजना के रूप में नहीं है, अकेले विचार विश्लेषण और प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो मतलब सब लोग अपनी अपनी पाठ योजना जमा कराएं जल्दी से। वो एक महत्वपूर्ण वो है कि भावासन परक और जीवनोपयोगी आदि आदि जो भी चीजें हैं उनका भाव आपको कितना अच्छा कैसा ख्याल आया, उससे पाठ योजना बनाने से ख्याल आएगा। तो और वो बनाने की आपकी प्रैक्टिस भी होगी, अपने आप खुद को तैयार करने की प्रैक्टिस भी होगी। एक मिनट, वो आदर्श पाठ योजना के लिए अगर प्रेक्षा जी को लिया जाए तो अच्छा है। उनका आदर्श पाठ योजना अच्छा रहेगा और उनसे ही कहे वो नहीं, ये अलग है। वो अपन जो अभ्यास कक्षा लगेगी उधर प्रैक्टिकली, वो अभ्यास कक्षा कैसे लेनी है इसका आदर्श पढ़ा करके आपको दिखाना है। ये तो हम पढ़ाने की प्रैक्टिस है। वो है कि अभी एक अज्यूम कर लिया हमने कि कसाय वाला पाठ पढ़ाया है आज के दिन में, और मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण को हमने अभ्यास कक्षा में स्पष्ट किया है। अब उसका हमें अभ्यास से हमारे अभ्यास कक्षा में करवाना है स्टूडेंट्स को। तो आप कैसे अभ्यास कराएंगे, वो कराने की टेक्निक क्या होगी वो आपको बताना है करके। तो जैसे 2 घंटे की जो क्लास होती है अभ्यास कक्षा हमारी, तो हम 15-15, 20-20 मिनट, 25 मिनट भी एक में ले सकते हैं। ऐसे 25 या 50 मिनट में, मतलब 30 से 50 मिनट के बीच में आप दोनों पार्ट, 1 घंटा अभ्यास का, 1 घंटा सिद्धांत का। पहला सिद्धांत तो दूसरा अभ्यास, उसी क्रम में लेना है, उसी स्टाइल में लेना है जो उधर लिया जाना है। तो पहले सिद्धांत लेना है, बाद में अभ्यास लेना है, और 20-25 मिनट में आपको क्लियर कर सब बताना है कि कैसे हम करवा रहे हैं। तो वो सारा करके बताओ आप। जब आप मेरे को पढ़ा के बताओगे तो उसमें कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस या कोई गलतियां होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप उसे दोबारा भी बता सकते हो मेरे को, क्योंकि अभी हमारा अंतिम वाला आने में 2-3 हफ्ते हैं। तो आप उसके पहले बता दें तो फिर जिस व्यक्ति का सबसे बेस्ट होगा उसको उसका मौका दिया जाएगा। ठीक है कमल चंद जी। भाई साहब आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, करो समापन।
समापन। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय सब जय। बहुत अच्छा रहा आज का सत्र, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और सबसे पहले प्रेक्षा जी और नेहा भाभी और अखिल जैन प्रथम बार होने पर भी बहुत अच्छा सबने पढ़ाया। सभी को हार्दिक हार्दिक आभार। और आदरणीय भाई साहब सभी का विशेष आभार करते हुए आज के सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। जय गुरु, सभी को जय गुरु।